Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully everyone is fine and doing good. So guys, back to the Comparometer series. This is our fifth session जिसमें हम again कुछ बहुत important जो है वो discuss करने वाले हैं through comparison. So make sure ध्यान से जो है चीज़ों को सुने and in case you are interested, then आप अपने notes में भी चीज़ें लिख सकते हैं एंड डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू दैट कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ पर मैं वही सब टॉपिक्स कवर कर रही हूँ दैट आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। ऑलराइट, सो आज जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसका? हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स का। सबसे पहले ये टॉपिक कौन सी यूनिट से आप रिलेट करेंगे? अगर आप CSR नेट का सिलेबस देखते हैं, यूनिट 4 इम्यूनोलॉजी से आप इसको रिलेट करेंगे। अदरवाइज इम्यूनोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी जगह काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉमन रहता है, उससे भी डेफिनेटली डायरेक्टली रिलेटेड है। हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स पढ़ने से पहले आपको हाइपर सेंसिटिविटी है क्या वो पता होना चाहिए। तो देखिए, हमारी इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर के फॉरेन चीज़ों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैरासाइट से, बैक्टीरिया से, वायरस से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर इम्यून रिस्पॉन्सेज हमारे शरीर के इनअप्रोप्रिएट हो, यानी कि ठीक नहीं हो, बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्स आ जाए अगेंस्ट एन एंटीजन या फिर किसी एलर्जन के, तो इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल एलर्जी आप ले सकते हैं। काफी बार हम देखते हैं काफी लोगों को काफी चीजों से एलर्जी होती है। किसी को डस्ट से एलर्जी है, फॉर एग्जाम्पल किसी को अस्थमा है, ठीक है, किसी को एलर्जिक डर्माटाइटिस है, डस्ट से एलर्जी है, पॉल्यूशन से एलर्जी है, स्मोक से एलर्जी है। इस तरीके की हाइपर रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जब भी देती है तो ये इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसको हम 4 टाइप में पढ़ते हैं। बेसिकली ब्रॉडली हम 4 टाइप ही देखते हैं, लेकिन इसका एक 5th टाइप भी होता है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सिंपल, बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट्स लिखे हैं, बट इसके अलावा भी हमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ना है जो मैं मास्टर चार्ट की हेल्प से आपको समझाऊंगी। बट फिलहाल यहाँ पर देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी के आप टाइप्स की बात करें, 4 टाइप्स लेते हैं, वैसे एक टाइप 5 भी है। टाइप 1 IgE मीडिएटेड है, यहाँ पर ये एक एंटीबॉडी का नाम है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी अगेन साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी मीडिएटेड है, यहाँ पर मतलब आप साइटोटॉक्सिसिटी भी देखते हैं। टाइप 3 की अगर आप बात करेंगे, वहां पर हम इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हुए देखते हैं, जिसमें इन दोनों एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं। और टाइप 4 सेंसिटिविटी को हम डिलेड टाइप या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देखते हैं, जहां अगेन कुछ स्पेसिफिक सेल्स की हम बात करते हैं। इमीडिएट टाइप हम बोलते हैं टाइप 1 को, और डिलेड टाइप हम बोलते हैं टाइप 4 को। ये भी काफी बार डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये बहुत मेजर पॉइंट्स है, लेकिन इसके अलावा भी विद रिप्रेजेंटेशन हमको समझना जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मास्टर चार्ट की तरफ। ऑलराइट एवरीवन, हैव अ लुक। यहाँ पर बहुत अच्छे से ये चारों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 बहुत सुंदर तरीके से स्पेसिफाई है। एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं बताऊंगी। मेक श्योर अगर आप चाहें तो प्लीज उनको लिखिएगा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी या IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। IgE क्या है? एक टाइप की एंटीबॉडी है। आप GAMDE डिपेंडिंग ऑन द हेवी चेन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, गामा, अल्फा, अपल्सन, राइट, इस तरीके से डेल्टा। तो E वाला आपका अपल्सन IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो हमारे इम्यून सेल्स में मास्ट सेल्स होते हैं, आपने जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा। IgE is bound to mast cell via its Fc पोर्शन। Fc पोर्शन क्या होता है? एंटीबॉडी का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हो, जब हम एंटीबॉडीज के टाइप डिस्कस करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी, बट आई गेस आपको आइडिया होगा। आप वाई शेप स्ट्रक्चर पढ़ते हो एंटीबॉडी का, वहां पर आप ऊपर वाला जो भी सेगमेंट लेते हो वो आप FAB सेगमेंट लेते हो, जहां पर एंटीजन का फ्रेगमेंट बाइंड करता है। और नीचे वाला जो आप सेक्शन लेते हो या एक स्ट्रक्चर का पोर्शन लेते हो वो FC पोर्शन होता है। FC मतलब फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन, FC बोलते हैं शॉर्ट में। टेल रीजन बोल सकते हो एंटीबॉडी का।
जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ कुछ प्रोटीन्स के साथ, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट है आईजीई के साथ, और एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर कर गया, आईजीई एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रखा है, बिकॉज एलर्जी के केस में यहीं पर हम देखते हैं कि यही हमारे पास आती है बॉडी में, आईजीई का प्रोडक्शन ज्यादा होता है जब एलर्जन हमारी बॉडी में होता है। जब भी कभी एलर्जन एंटीबॉडी से बाइंड है, एंटीबॉडी मास्ट सेल के पास आएगी, क्रॉस लिंक करेगी और डीग्रैनुलेशन को इंड्यूस कर देगी। अंदर क्या है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल फॉर्म्स भरे हैं जिसमें किसी प्रकार के केमिकल्स हैं, जैसे कि हिस्टामिन है, ठीक है। अब ये पूरा रिस्पॉन्स जब ट्रिगर होगा तो डीग्रैनुलेशन हो गया, यानी जो ग्रैन्यूल्स हैं उसमें जो भी केमिकल्स है वो रिलीज हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कुछ रिस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि हमको ईचिंग होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, एंड मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स में इश्यूज होने लगते हैं, तो उसको हम सिस्टमिक एनाफिलेक्सिस भी बोलते हैं। सिस्टमिक मतलब आप पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हो। थोड़ा सा फीवर आता है, किसी तरीके की ईचिंग होती है, शरीर में रैशेज हो जाते हैं, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का ही इंडिकेशन है। अब हम आते हैं टाइप 2 पर, जो कि है आईजीई मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हम एडीसीसी के नाम से भी जानते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी। जैसा कि आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे, cells are destroyed by bound antibody either by activation of complement or by cytotoxic T cell with Fc receptor for the antibody। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये हमारा टीसी सेल है, टीसी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसके अंदर परफोरिन ग्रेन्जाइम्स प्रेजेंट है, एफसी रिसेप्टर आईजीजी के लिए प्रेजेंट है, आपका आईजीजी आकर यहाँ पर बाइंड हो गया, ये हमारा टारगेटेड सेल है, आप देख रहे हो इंटरैक्शन हो रहा है, एंड अगेन इंटरैक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल के इंटरैक्शन की हेल्प से एंड उसके एक्शन की मदद से जो हमारा टारगेटेड सेल है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि टारगेटेड सेल में अगर परफोरिन और एंजाइम्स आ गए तो वो खत्म हो जाएगा, उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। ऐसा एक सबसे फेमस एग्जांपल आप इसका पढ़ते हो, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। जब मदर का ब्लड ग्रुप अलग है एंड बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, आरएच फैक्टर अलग है, तब इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, राइट, एंड बच्चे के आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे मदर का मान लीजिए ओ पॉजिटिव है, बेबी का ओ नेगेटिव है, मदर ओ नेगेटिव है, बेबी ओ पॉजिटिव है, तो हम ऐसे रिस्पॉन्सेस देखते हैं। RBC cells destroyed by complement and antibody during a transfusion of mismatched blood type। क्योंकि देखो अगर आपने ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा होगा तो उसके सरफेस पर भी एंटीजेंस होते हैं, अगर मिसमैच ब्लड ऐड हो जाए तो उन एंटीजेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन सिस्टम हम पढ़ते हैं, सरफेस पर एंटीजन है, प्रोटीनियस चीज है, और यहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो बाइंड कर गया है। तो आप देख रहे हो सेल्स जो है वो बाउंड एंटीबॉडी के द्वारा खत्म हो जाएंगे, या तो टीसी सेल खत्म कर देगा टारगेट सेल को, या फिर आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से भी टारगेटेड सेल खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर हम एंटीबॉडी की डिपेंडेंसी देख रहे हैं, वो भी हम स्पेसिफिकली आईजीजी की डिपेंडेंसी यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स, फ्री फ्लोटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3। इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स में चीजों का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पर बहुत सारे एंटीबॉडीज दिख रही हैं, बीच में एंटीजेंस भी दिख रहे हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया, टिश्यूज में डिपॉजिट हो गया, इंटर्न कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन हो गया, जो न्यूट्रोफिल्स को, न्यूट्रोफिल्स क्या है, एक मेजर टाइप के फेगोसिटोटिक सेल्स है, एक्स्ट्रावेसेशन प्रोसेस से अपने जगह पर पहुंचेंगे एंड जितना भी फ्री फ्लोटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स है इसको रिलीज करने में मदद करेंगे। Most common form of immune complexes diseases are seen in rheumatoid arthritis, एक autoimmune diseases है, सिस्टम ल्यूपस में भी हम देखते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं जो बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन गया तो अगेन उसको मतलब बॉडी से निकालना एक बहुत मेजर और एक टीडियस टास्क है। अब हम आते हैं टाइप 4 पर, जिसको हम डिलेड टाइप इम्यूनिटी भी बोलते हैं, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। मैंने आपको लास्ट सेशन में टी
हेल्पर सेल 1 2 डिफरेंट टाइप बतलाया था जब बी और टी सेल को कंपेयर किया। टी हेल्पर सेल क्या कर रहा है, वो साइटोकाइंस को रिलीज कर रहा है। जैसे कि ये सेंसिटाइज टी हेल्पर 1 सेल है, यानी कि इसने किसी एंटीजन से इंटरैक्ट किया, चाहे किसी एपीसी की मदद से किया है, सिग्नलिंग हुई, रिस्पॉन्स में साइटोकाइंस का प्रोडक्शन हुआ, केमिकल मैसेंजर्स का प्रोडक्शन हुआ। अब ये क्या करेगा, बाकी सेल्स को अलर्ट कर देगा। ये अपना प्रोलिफरेशन भी बढ़ाता है, बी सेल को डिफरेंशिएट कराता है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कराता है और टी सेल का एक्टिवेशन भी कराता है। सब काम सेल कर रहा है और इसमें समय लगता है क्योंकि साइटोकाइंस का प्रोडक्शन हो रहा है। समय लग रहा है इसलिए हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी बोल देते हैं। टी हेल्पर 1 सेल सीक्रेट करेंगे साइटोकाइंस को, जो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे एंड टीसी सेल्स को भी करेंगे, ताकि एक्यूमुलेशन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन हो सके एंड रिस्पॉन्स आ सके। मोस्ट कॉमन आप फॉर्म्स देखते हो, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जब किसी को इचिंग है, डर्माटाइटिस है, आप उससे कॉन्टैक्ट में आ जाओ तो आपको भी हो जाता है। ट्यूबरकुलिन का रिएक्शन, डायबिटीज 1, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सब ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हम देखते हैं। अब ये टाइप 4 आपको हर जगह एक अच्छी बुक में पढ़ने को जरूर मिलेगा। कम क्या मिलता है आपको, कम मिलता है टाइप 5 पढ़ने को। क्या टाइप 5 की भी हाइपर सेंसिटिविटी है? बिल्कुल है। टाइप 5 कहीं पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप अपने नोट्स में प्लीज इसको पेन डाउन जरूर कीजिएगा। कुछ बातें मैं बोलूंगी, कुछ यहाँ मेंशन कर रही हूँ। टाइप 5 इज ऑल्सो देयर। टाइप 5 को हम क्या नाम और देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर नाम दिए हैं सभी को, स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी बोल देते हैं। स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या है, अगर आप पर्टिकुलर किसी हार्मोन रिसेप्टर की बात कर रहे हो या किसी हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स की बात कर रहे हो, तो वहां पर उस हार्मोन या उस रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है एंड एंटीबॉडीज बन गई। जैसे कि आप देखो, जैसे मान लीजिए ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये रिसेप्टर है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। इसके अगेंस्ट बननी तो नहीं चाहिए ना, एंटीबॉडीज तो हमें एंटीजन से प्रोटेक्ट करेंगी, वो भी फॉरेन से, लेकिन हमारे ही रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई है। अब क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, हमेशा सिग्नलिंग चलती रहेगी चलती रहेगी एंड वहां पर हम देखेंगे ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देखते हो, एग्जाम्पल मैं लिख दूंगी तो आप और अच्छे से समझेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देखते हो ग्रेव्स डिसीज का। पढ़िएगा ग्रेव्स डिसीज के बारे में, वैसे मैं ऑटोइम्यून में पढ़ाऊंगी। ग्रेव्स डिसीज है जहां पर एंटीबॉडीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती है। फिर क्या होता है, T3 T4 बहुत सारा बनने लगता है एंड थायराइड के इश्यूज आ जाते हैं। ग्रेव्स डिसीज भी एक ऑटोइम्यून डिसीजेस है जिस पर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग जगह इसका यूज होगा, मेक श्योर नोट्स में जरूर पेन डाउन कीजिएगा। वन मोर थिंग, इन केस यू आर न्यू एंड यू डोंट नो, तो आप जो है नेहा तनीजा नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आई एम वन ऑफ द प्लस एडुकेटर सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर CSI नेट एंड अदर एग्जाम्स लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है वो भूलिएगा मत, उस पर आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सो दैट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप मुझे कम्युनिटी पर भी फॉलो कर सकते हो बहुत सारी फ्री क्लासेस के लिए एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए।